वेलकम क्लास। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 एनसीईआरटी और जो कि है क्या, अल्टरनेटिंग करंट। एक बात मैं पहले बता दूं, इस यूनिट 7 का अप्रोच 90% मैथमेटिकल है। ये यूनिट पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि मैथमेटिक्स कुछ लगा रहे हैं। इसमें थ्योरी कम है, एप्लीकेशन ज़्यादा है। मतलब मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा मैथ पढ़ने जैसी फीलिंग आएगी, है ना, मैथ्स लगाने जैसी फीलिंग आएगी। तो उसी माइंड सेटअप के साथ इसको देखा जाए, ठीक है ना जी। तो पहला जो टॉपिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कि एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो भी कह लें, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, है ना, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम एक सर्किट डायग्राम बनावें, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस शो कर दिया। अब सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज को कैसे दिखाया जाता है? सेल को दिखाने का तरीका एक छोटा व एक बड़ा लाइन, कैपेसिटर को दिखाने का तरीका दो इक्वल लाइन, ठीक है, ऐसा होता है। ये सेल हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ऐसे बहुत सारे सिंबल है जिसको हम सर्किट डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। तो सेल के लिए तो पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा और नेगेटिव टर्मिनल ऐसा दिखा देते हैं, यानी डीसी के लिए। लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ये तरीका है, ऐसा एक राउंड बनाइए, इसमें एक वेव बना दीजिए। वेव से साइन वेव बना देने से ये बात समझ में आ जाती है कि जो ईएमएफ उसमें अप्लाई किया जा रहा है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ऐसा, इस तरह का सिंबल हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एसी सोर्स को दिखाने के लिए। तो किसी भी टाइम पर इसमें आई करंट होगा, है ना, ऐसा लेकर के चले कि लेट सपोज द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको थोड़ा हम ऐसा लिखा करेंगे, ALTR वोल्टेज, है ना, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज V = V0 sin ओमेगा t। ऐसा हम लोगों ने दे दिया, ठीक है जी, ऐसा हम लोगों ने दे दिया। ये फार्मूला हमने E = E0 sin ओमेगा t, जो हमारा पिछला यूनिट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें अल्टरनेटिंग करंट को हम लोगों ने देखा है, उसका प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसमें ये आता है E = E0 sin ओमेगा t, ये एक्सप्रेशन आता है। उसी एक्सप्रेशन को यहाँ लिया भी गया, ठीक है, उसी एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ लिए भी हैं। तो अगर मान के चले इंस्टेंटेनियस करंट, मन किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट पर वोल्टेज ही है, क्योंकि वोल्टेज तो वेरी करेगा इसमें ना, साइनसोइडल कर्व होगा, वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर इफ आई, अगर है कितना आई, तो ये जो वोल्टेज है V0 sin ओमेगा t मस्ट बी आई आर, ओम्स लॉ के मुताबिक कितना होगा, IR होगा। तो अब I की वैल्यू इस तरफ साइड ट्रांसफ़र करे तो V0/R sin ओमेगा t, है ना, sin ओमेगा t, ठीक है।
तो साइन ओमेगा टी होगा। आई नॉट को क्या कह रहे हैं हम लोग, एक्चुअल में वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। बुक में एम से लिखा हुआ है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आदत जो कलम पर चढ़ा हुआ है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये नॉट करके हमारी आदत है तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। इसमें बुक के हिसाब से आप एम लगा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। चलिए, तो यहाँ वी नॉट बाई आर हो गया, तो वी नॉट बाई आर जो होगा वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, इसको क्या कह ले, आई नॉट, यानी पीक वैल्यू करंट, पीक वैल्यू करंट, ठीक है जी, पीक वैल्यू करंट। तो I इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई फेज़ में दिक्कत नहीं है, वोल्टेज और करंट के फेज़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब फेज़ क्या चीज़ होता है इसको हम लोग देखें, ठीक है, फेज़ क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। अब एक टॉपिक्स यहीं का यहीं हम लोग देख लें, वो क्या, एवरेज पावर ऑफ AC containing resistor and RMS value of current, दोनों को एक साथ देखते हैं, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, है ना। चलिए, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे, तो पावर एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, पावर एट एनी इंस्टेंट क्या होगा। तो पावर का डिफिनीशन पर अगर हम लोग जाते हैं तो P इक्वल टू वी आई होता है। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात की है, इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात होगी, है ना। सीधा में अगर जाए तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग देखते हैं P इक्वल टू वी आई। वी का मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का मतलब तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, ओके। एक काम किया गया है कि वी नॉट साइन ओमेगा टी को आई आर हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी को या वी को ही क्या कर सकते हैं, आई आर ले सकते हैं। आई मतलब ये, अच्छा एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा और हम एलिब्रेट करते हैं। इसको भी को आई आर इंटू आई लेते हैं तो एक्चुअल में आई स्क्वायर आर बनता है ना, आई स्क्वायर आर बनता है। अब आई की वैल्यू अगर डायरेक्ट रखते हैं तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर होता है। आर को इधर ले लिया जाए तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनता है, ठीक है जी। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो ये होता है। अब जरा सा हम लोग चलते हैं एवरेज पावर की तरफ। अब चलें किधर, एवरेज पावर की तरफ। तो P एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ सब इंस्टेंट को जोड़ करके तब उसका एवरेज निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा एवरेज पावर। अरे अलग अलग दिन पे कितना काम किए हैं सब काम को जोड़ करके अगर यदि उसको क्या करें, उसका एवरेज निकाल ले तो एवरेज वर्क पर डे निकल के चला आता है। वही काम अलग अलग इंस्टेंट पर जो पावर डिलीवर कर रहा है सर्किट में, वो अगर यदि हम लोग एक्यूमुलेट करके उसका एवरेज निकाल लें तो वही आ जाएगा। तो एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालना होगा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जो लोग को यहाँ समझने में दिक्कत होती हो, ऐसा जो भी सिंबल लगा हो तो समझ लीजिए हम उसके एवरेज वैल्यू की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम इसके एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऐसा ये इस टाइप का सिंबल अगर हमारा लगा हुआ है तो ठीक। नहीं पहले से जान रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हो तो अभी जान लीजिए। अब आप यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर आर बीइंग ए कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। इसको हम लोगों ने बाहर कर दिया है।
बाहर कर दिया है तो बच गया है आपके पास ये चीज़। अब देखिए इसको मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, तो जान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बिल्कुल हम बिना लाग लपेट के बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इट इज़ अ फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको यहाँ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मैथ्स वाले 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उनकी मर्जी, और जो बायो वाले हैं उतना जान लें। ठीक है, चलिए तो अब इसमें अगर हम लोग जाएं तो 1/2 तो सीधे बाहर आ रहा है, 2 तो सीधे बाहर आ रहा है, 1 भी आ जाएगा, है ना, 1 भी आ जाएगा। और ये cos 2 ओमेगा टी का ही सिर्फ क्या होगा, क्योंकि जहाँ टाइम होगा उसी का एवरेज निकलेगा। 1 में तो टाइम दिख नहीं रहा है तो 1 तो एवरेज से बाहर आ गया। ठीक है, अब ये कोसाइन है, तो अपने पास एक जानकारी है कि चाहे साइन हो या कोसाइन हो, इसका 1 कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी रहती है, 0। ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक चक्र जब कंप्लीट करता है करंट अपना साइनसोइडल करंट है तो एक रोटेशन होता ही ना, एक चक्र होता है। एक चक्र का मतलब होता है कि इधर से इधर करंट गया, फिर इधर से इधर करंट आया, एक चक्र वन कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया। तो उसको एक कंप्लीट साइकिल में साइन की वैल्यू हो या कोसाइन की वैल्यू हो या उसमें कुछ भी दिख रहा हो, वहाँ पर उससे बहस नहीं है ना। उसमें क्या दिख रहा है इस बात से हम लोग को बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि है क्या मेरे कलम का चलिए मिल गया। तो 2 थीटा दिख रहा है कि थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल जो होगा ये चीज़ 0 होता है। तो अब हम लोग पी एवरेज I0 स्क्वायर R बाई 2, इसकी वैल्यू 0 यानी 1 माइनस 0। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो पी एवरेज I0 स्क्वायर R बाई 2 होता है, या इसको कहें हाफ I0 स्क्वायर बाई R। ठीक है जी, तो ये तो हमारे लिए एवरेज पावर हो गया। ठीक है ना, ये तो हमारे लिए एवरेज पावर हो गया। अब इसमें अपने को जानना है कि RMS वैल्यू ऑफ करंट, एक टर्म ये भी जानना है। देखिए ऐसे क्वांटिटी जिनका पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों ही क्या हो, 0 हो, सॉरी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों हो, माने उसमें करंट क्या हो सकता है, एक डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव कह ले, इधर से इधर जा रहा है तो निगेटिव कह ले, होगा। तो इनका अगर एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है, करंट का एवरेज करंट, तो एवरेज करंट तो अगर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अगर 0 है तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी 0 हो जाएगी। क्या एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी 0 हो जाएगी? जी नहीं। एवरेज वैल्यू ऑफ वर्क डन या एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी 0 हो जाएगी क्या? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर 11th में किन्हीं लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में हर पॉसिबल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा होता है। ऐसे सिचुएशन में उसका एवरेज वेलोसिटी निकालने की जब बात आती है तो वहाँ पर एक चक्कर RMS वैल्यू ऑफ व्हाट वेलोसिटी निकालते हैं। रीज़न क्या है कि अगर एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो वो तो 0 होगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट पूरे गैस के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। पता नहीं कितने लोग हमारी बात को पकड़ रहे होंगे, क्योंकि उतने माइन्यूट लेवल तक फिजिक्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 होगा,
चूंकि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सर्टेन टाइम पीरियड तक इधर से इधर गया तो उतना ही फिर इधर से इधर आ गया, तो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज तो जीरो है। तो जब नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज ज़ीरो है तो नेट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? जीरो। नेट करंट भी जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी जीरो है? क्या एनर्जी जो इन्वेस्ट हुई है वो जीरो हो गई? जी नहीं। जब नॉन कंजर्वेटिव सिचुएशन होगा, है ना, नॉन कंजर्वेटिव स्टेटस आएगा तो उस जगह पर तो आपका एवरेज वैल्यू जीरो नहीं हुआ। किसी एक चीज़ को यहाँ से वहाँ तक ले गए, वहाँ से फिर यहाँ तक ले आ गए तो वर्क डन जीरो हो गया? जी नहीं, वर्क डन जीरो नहीं होगा। वही कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में ले जाएं तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा 11th के कॉन्सेप्ट से अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू अगर करंट पास हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो भी, इधर से इधर आ रहा है तो भी एनर्जी इन्वेस्ट तो हो ही रहा है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वर्क डन तो जीरो नहीं होगा। तो अगर एवरेज वैल्यू ऑफ वर्क डन जीरो नहीं हुआ तो एवरेज करंट भी हम लोग जीरो अगर कह देते हैं सीधे सीधे तौर पर, तो एनर्जी निकालना या पावर निकालना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पावर के रूप में तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, RMS वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर किया ये जाता है कि स्क्वायर का मीन निकाल दिया जाता है। क्योंकि स्क्वायर जब जैसे ही करते हैं नेगेटिव साइन हट जाता है, तो स्क्वायर का मीन कर लेते हैं, तब उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट देगा। ये चीज़ हम लोग स्टैट्स में इस्तेमाल किया जाता है ना, इसको स्टैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रूट मीन स्क्वायर ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट सपोज द AC source is replaced by any DC। एक समझे कि उस AC सोर्स को, जो इस सर्किट में, यहाँ पर एक सर्किट था ना ये, और यहाँ रजिस्टर है, तो इसको रिप्लेस कर दे एक DC से यानी सेल से, ठीक है ना, रिप्लेस कर दे। लेट सपोज द AC सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय एनी DC एंड द current through circuit provides the same average power as AC source does। मैंने जैसा AC सोर्स जितना एवरेज पावर प्रोवाइड कर रहा था वो DC सोर्स भी उतना ही क्या करे, पावर दे। तो इन दैट सिचुएशन जो हम लोग करंट ले रहे होते हैं, वो जो करंट हम लोग ले रहे होते हैं, वो करंट जो होगा वो RMS का स्क्वायर रूट ये होगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, करेक्ट। स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, RMS वैल्यू ऑफ द करंट का स्क्वायर रूट लेंगे। तो बेसिकली हम लोग एक ऐसे करंट की बात कर रहे हैं जो करंट इस तरह से सेटअप हो जाए, जो हम क्या करें, उसको उतनी ही एनर्जी दे, उतना ही एवरेज पावर दे जितना AC सोर्स ने दिया। यानी एवरेज पावर ये देना चाहता है I²R, जो कि होता है DC सोर्स के लिए। अब अगर यहाँ पर इसको हम रखते हैं, इस चीज़ को रखते हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो IRMS स्क्वायर इंटू R, ठीक है, IRMS स्क्वायर इंटू R। ये कंपेयर करके देखने की बात हो गई। हमने RMS वैल्यू ऑफ करंट को कंसीडर कर लिया कि ये वो RMS वैल्यू ऑफ करंट आएगा AC सोर्स का, ठीक है। और जो DC करंट देगा अगर वो I देता है तो इसी का क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब वही हो जाएगा, है ना। तो I स्क्वायर RMS इंटू R। अब हम इसको अगर यहाँ रखते हैं तो इसको कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं
या सीधे सीधे आप ये भी कह सकते थे कि यही IRMS है, थोड़ा सा कहने के तरीके में अंतर आ रहा है, जो आई है वही RMS, जो DC करंट देगा वही RMS होगा। ये शायद आपको समझने में ज़्यादा सीधा समझ में आ रहा होगा, तो ये यही IRMS हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये ऐसे भी कहते हैं कि दैट करंट विच प्रोवाइड द सेम एवरेज पावर एज AC सोर्स डज इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ द करंट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं, तो IRMS स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से वन बाई टू आई नॉट का स्क्वायर, अरे देखो ना, इसको यहाँ से कंपेयर कर दिए हैं, आई नॉट स्क्वायर R/2, यही तो है ना, इसको कंपेयर कर दिए। कंपेयर करेंगे ठीक है, चलिए R दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये हो गया, यानी RMS वैल्यू ऑफ द करंट, इसे इधर से स्क्वायर हटाए उधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो I0/√2, या ऐसा कह दे 1/√2 टाइम्स ऑफ I0। तो अब से याद रखेंगे सब लोग कि द RMS वैल्यू ऑफ एनी AC सर्किट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होगा, इट विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। ठीक है, चलिए, ये रिजल्ट मेन था, बाकी डेरिवेशन जो हम लगा रहे थे समझाने के लिए लगा रहे थे। लेकिन अब तक अगर आपके पास कुछ काम लायक बात जो कि आपको ध्यान रखना होगा हमेशा के लिए, वो 2-3 ही बात थी कि कौन कौन सा, इतने में हम बता दें कि 2-4 बात ही कि V = V0 sin ओमेगा t होता है, ये एक बात, I = I0 sin ओमेगा t होता है अगर ये रजिस्टर कंटेनिंग सर्किट है, ठीक है, रजिस्टर कंटेनिंग सर्किट के लिए। दूसरा, इसका एवरेज पावर जो है सो ये वाला I0 R² होता है, या एवरेज पावर को इधर से लिखते हैं तो IRMS का स्क्वायर इंटू R होता है। और लास्ट में कि IRMS वैल्यू ऑफ द करंट जो होगा 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। यही 4 बातें अभी तक याद रखनी कि इसमें से कोई डेरिवेशन आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। इतनी ही बात मात्र जो है सो देखने लायक थी, जो लगा करके दिखाना है, जो लाना था वो एक इंटरेस्ट की बात थी, करना था ताकि हम रिकॉल कर सकें। बाकी यही 4 बातें अब तक इतनी ही 4 बातें हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए लगे हाथ हम लोग एक एग्जाम्पल NCERT का देख लें ताकि हम लोग क्या कर पाए, समझ पाएँ कि हम लोग पढ़ क्यों रहे थे। एग्जाम्पल 7.1 NCERT क्वेश्चन कहता है कि ए लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट, इसका 100 वाट का रेट किया हुआ है कि ये 100 वाट का है, और 220 वोल्ट सप्लाई, और सप्लाई जो है वो जो दिया हुआ है वो है आपका 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। ये RMS वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया गया है वो क्या है, RMS वैल्यू, और ये जो पावर दिया जाता है वो एवरेज पावर होता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, फाइंड द RMS करंट थ्रू द बल्ब। ये सारी चीज़ क्या करनी है, निकालने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं उस सबक जगह बताना भूल गया था, तो अगर VRMS अगर हम निकालने के लिए चल रहे हैं, है ना, तो VRMS निकालने के लिए चल रहे हैं, तो VRMS जो है IRMS इंटू R होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम चलते हैं, है ना, तो IRMS 1/√2 टाइम्स ऑफ I0 होगा, और I0 R V0 होगा, I0 R V0 होगा, तो V0/√2। तो जिस तरीके से हम लोग ये कह रहे थे कि RMS वैल्यू ऑफ करंट 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू, उसी तरह से RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक वोल्टेज होगा। ये बात हमको पीछे में बतलाना था, लेकिन मैं उस जगह पर मिस कर गया। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे, है ना। एवरेज पावर पहले यहीं पर आइए, P = VRMS इंटू IRMS होगा, सीधी सी बात जानिए, है ना।
तो VRMS 220 का है, एवरेज पावर आप निकाल सकते हैं, है ना, 220 का है। पावर आपका 100 का है, पावर आपका 100 का है। IRMS यहीं का यहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो IRMS 100/220, 10/22, दैट इज 5/11, 11 4 जा 44 6, तो 5 जा 5 बचता जाएगा, 4.55 एम्पियर, ठीक। चलिए, RMS वैल्यू ऑफ करंट यहाँ हमने बता दिया। अब उसमें पूछा कि रेजिस्टेंस कितना है, किसी से भी निकाल लीजिए, इसी रिलेशन से निकल जाएगा। या फिर देखिए, एवरेज पावर जो होगा VRMS का स्क्वायर अपॉन R, करेक्ट बोला? नहीं, पहले देखिए इसको, पहले देखिए इसको। हाँ, IRMS स्क्वायर R होगा। अब IRMS को VRMS बाई क्या R लिख सकते हैं, तो ये V स्क्वायर RMS बाई R स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये। चलिए, इस रिलेशन को भी याद रखिएगा, है ना, V स्क्वायर RMS बाई R। अब यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने की बात होगी, तो VRMS का स्क्वायर बाई P, इस रिलेशन को याद रखिएगा, बाद में बहुत जरूरत पड़ती है। तो VRMS का स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर VRMS कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर बटे पावर मतलब 100, तो 220 इंटू 220/100, ये दोनों जीरो कट गया, और 22 इंटू 20 11 11 ही 121 गुने 4, 121 गुने 4 कितना हो जाएगा जी, 121, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और आपसे पीक वोल्टेज भी पूछा है, पीक वोल्टेज पूछा है, तो V0 = VRMS, नहीं ऐसा बोलता है कि VRMS = V0/√2, तो पीक वैल्यू जो होगा √2 टाइम्स ऑफ RMS, उल्टी बात, तो √2 का मतलब 1.414 इंटू 220, दैट इज़ 311 वोल्ट या 312 वोल्ट के आसपास आता है। देखिए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई AC इज़ मोर डेंजरस देन DC। अगर 220 वोल्ट का AC और DC है तो AC क्यों ज़्यादा डेंजरस है, तो AC इसलिए 220 वोल्ट हमारा उसकी मार्किंग है, RMS वैल्यू बता रहा है, RMS वैल्यू वो बता रहा है जो बल्ब के ऊपर प्रिंटेड होता है, लेकिन दरअसल उस पीक वैल्यू वोल्टेज उसकी 312 है, झटका वो 312 का मारेगा। 220 का झटका, DC सीधे 220 का झटका देगा, लेकिन ये मारेगा, ये इसका झटका होगा 312 का, यानी कि लगभग डेढ़ गुना, है ना। अगर 440 वोल्ट का अगर यदि वहाँ दिखा दे रहा है तो लगभग 1.5 गुना समझ लिए, 600-650 का झटका वो मारता है, तो उसका शॉक जो होगा वो हाई होगा। इसलिए AC क्या है, ज़्यादा खतरनाक है, चूँकि पीक वैल्यू उसका ज़्यादा होगा। आंसर मिला ले कितना, 484 ठीक है, 311 ठीक है, 0.454 हम तो लिए ही थे, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम लोग ज़रा सा अगले टॉपिक्स की तैयारी करें। चलिए, अभी एक चीज़, ये चीज़ सीख तो ज़रूर लीजिए, रोटेटिंग वेक्टर्स मैथमेटिक्स ही हैं। रोटेटिंग वेक्टर्स इट मीन्स फेजर्स, ये क्या चीज़ है इसको समझिए। आज का यही टॉपिक्स बड़ा, इसके आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। इसको हम 10-15 मिनट अभी इसको डिटेल से आपको समझाते हैं। क्या होता है, जब वोल्टेज या करंट जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं, V हो या I हो, कुछ भी हो, जब टाइम के साथ इस तरह से प्रोसीड कर रहा होता है,
है ना। तो ग्राफ क्या होगा ये देखिए, फेजर डायग्राम क्या होगा वो देखिए, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए मैं एक सिचुएशन लेता हूँ कि लेट सपोज ए से बी, बी से ए के बीच में करंट का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट हुआ जीरो करंट या जीरो वोल्टेज जीरो करंट, ठीक है। ग्रेजुअली करंट इधर बढ़ने लगा, फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअली बढ़ने लगा, ऐसा फिर बढ़ने लगेगा, बढ़ते ये अपने पीक वैल्यू को या वी नॉट या आई नॉट, जो कुछ वी हो तो वी नॉट, आई हो तो आई नॉट, ये अपने पीक वैल्यू को अटेंड कर लिया, ठीक। माने इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है बी के डायरेक्शन में वो अब पीक वैल्यू को अटेंड कर लिया, ठीक। अब ग्रेजुअली ये जो करंट इसमें इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है वो स्लो डाउन होने लगेगा, करंट या वोल्टेज दोनों ही क्या होगा, गिरने लगा, अरे ज़्यादा मतलब गिरने लगा। चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं, लंबा सब समझा ही रहे तो अच्छे से थोड़ा बड़े फिगर से देखें। गिरने लगा, गिरते जीरो। अब धीरे धीरे ये स्लो डाउन, डायरेक्शन वही है लेकिन स्लो डाउन हो गया करंट, स्लो डाउन होते जीरो। मतलब अब इस इंस्टेंट पर जो कि T/2 ऑफ द साइकिल है, T/4 साइकिल होगा। पहले ग्रेजुअली T/4 साइकिल का मतलब क्या होगा कि पहले जीरो से करंट बढ़ते पीक वैल्यू यानी T/4 ऑफ द साइकिल, फिर धीरे धीरे घटते जीरो, तो T/2 आधा साइकिल कंप्लीट। उस समय सर्किट में कोई भी करंट फॉर दैट इंस्टेंट नहीं होगा। फिर क्या होता है, फिर बी से ए की तरफ करंट बढ़ना चालू करता है या वोल्टेज बढ़ना चालू करता है। पहले वोल्टेज बढ़ना चालू करता है तब जा करके करंट बढ़ना चालू होता है, ठीक है। अब ये फिर ऐसे करके ये रिवर्स डायरेक्शन में, माने बी से ए की तरफ अब करंट फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बी से ए डायरेक्शन में क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। मैक्सिमम हो गया, अब फिर से धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगा। अब स्लो डाउन होते करंट फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो गया एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। इसको हम 360 डिग्री में बांट दिए। एक कंप्लीट साइकिल कैसा होता है, ये होता है। इसको हमने क्या किया, 360 डिग्री में बांट दिया। रेडियन में अलग है तो अलग बात हो जाएगी, बांट दिया। अब हम इसको फेज में बताने की कोशिश करेंगे। ज़रा समझिएगा, फेज़र डायग्राम में कोई भी किसी चीज़ का वोल्टेज का फेज़र या किसका फेज़र, वोल्टेज फेज़र या करंट का फेज़र, है ना। अगर हम लोग इसको दिखाना चाह रहे हैं रोटेटिंग वेक्टर्स से, है ना, तो ज़रा सा समझिएगा। रोटेटिंग वेक्टर्स नाम है ना जी, रोटेटिंग वेक्टर्स, ज़रा से गौर कीजिए। ए से बी की तरफ जब ये स्टार्ट किया, मतलब ये वेक्टर यहाँ था, ओके, गौर से समझिएगा। धीरे धीरे करंट इधर बढ़ना चालू किया, ज़रा सा ये फिगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो इसको समझाने में आपको सहूलियत होगा। सेम फिगर को हम यहाँ उठा के लेके चले आए, ठीक है, गौर कीजिएगा, है ना। ये देखिए, अब ये करंट इस डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ना चालू किया, ये फेज़र जो वेक्टर फेज़र जो है सो घूमने लगा, ठीक है। माने मैथमेटिकली घूम रहा है, रियली कोई घड़ी नहीं लगा हुआ है जो घूम रहा है, ऐसा मत सोचिएगा, है ना। मैथमेटिकली घूम रहा है, और जैसे जैसे ये इधर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ रहा है, वैसे ये क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। जब ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है करंट, ए से बी के डायरेक्शन में जब करंट फ्लो जब मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, उस समय ये किस फेज को दिखाएगा, 90 डिग्री या π/2। उस समय यहाँ, माने यहाँ पर है, अगर आपका वेक्टर फेज़र आपने करंट का या वोल्टेज किसी का भी, दोनों में से किसी का, उसका फेज़र अगर आपने यहाँ बनाया है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इस पीक वैल्यू को क्या कर चुका है, अटेंड, माने ये चीज़ इसको बता रहा है। अगर मान लीजिए आप कहीं पर ऐसा दिखा रहे हो, इसका मतलब कि करंट या वोल्टेज कहीं इस जगह पर है, कहीं इसके बीच में, 0 से T/4 के बीच में, कहीं इधर बीच में, ठीक है। अब इसके बाद आपका B से अब ग्रेजुअली स्लो डाउन होने लगेगा, है ना। ग्रेजुअली क्या होगा, ये तो T/4 हुआ, ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया। तो ग्रेजुअली स्लो डाउन होने लगा, यानी कि करंट तो A से B के डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन ये स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन होते एक समय क्या आएगा, जब ये इस डायरेक्शन में करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये
आपका फेज़र तब कहाँ आ गया, रोटेटिंग वेक्टर जो है वो यहाँ आ गया, इधर, यानी उस समय 180 डिग्री या थीटा जो है, ये जो फेज़र एंगल होगा थीटा जो है सो 180 डिग्री कहिएगा, या रेडियन में बोलिए तो पाई बोल दीजिए, है ना, पाई बोल दीजिए, ठीक है। मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट, ये हाफ साइकिल इधर कंप्लीट, ठीक, हाफ साइकिल कंप्लीट। हाँ, अब डायरेक्शन रिवर्स करेगा करंट इधर से इधर, तो आपका फेज़र अब जो है सो घूम घूम करके दूसरे साइड में, ठीक है। तो जैसे ये जो लोकेशन है इस फेज़र का इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसमें, यहाँ से यहाँ, ये वाला, इसमें कहीं ना कहीं आपका वेक्टर होगा। फिर यहाँ से यहाँ, इसमें कहीं ना कहीं आपका होगा। फिर यहाँ से यहाँ, इसमें कहीं ना कहीं वेक्टर होगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ है, ये भी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, ये ग्राफ है, ये रोटेटिंग वेक्टर्स है ना। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ है, ए से बी बढ़ते हुए जाए, फिर धीरे धीरे घटने लगे, फिर जीरो हो जाए, फिर डायरेक्शन रिवर्स कर ले, फिर धीरे रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ने लगे, मैक्सिमम हो जाए, फिर धीरे धीरे रिवर्स डायरेक्शन में स्लो डाउन होने लगे, फिर रिवर्स डायरेक्शन में स्लो होते होते जीरो हो जाए, रिवर्स डायरेक्शन में स्लो होते होते जीरो हो जाए, फिर से वापस यही साइकिल ऐसे ऐसे कंप्लीट करना चालू करें। इसको हम लोग एक फेज़र से हम लोग क्या करते हैं, समझते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस दौरान है तो कहीं पर भी यहाँ पर इसका फेज़र वेक्टर होगा, ठीक है। जब ये यहाँ पहुँच गया इसका मतलब ये यहाँ पर है, उस समय ये 3π/2 या 270 डिग्री के फेज़ में है, ठीक है, 270 के फेज़ में है। फिर वो स्लो डाउन होने लगा, तो फेज़र इधर आ जाएगा, करते 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 यहाँ आ जाएगा, करते करते जब यहाँ पहुँचेगा तो मतलब ये पहुँच गया यहाँ, यानी फेज़र वेक्टर आपको यहाँ बनाना होगा, फेज़र वेक्टर यहाँ बनेगा। तो इस फेज़र वेक्टर के मदद से हम लोग अभी आगे चल करके, आज तो नहीं लेकिन कल वाले वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज़ डिफरेंस रह जाता है। वोल्टेज और करंट के बीच में, चूंकि V और I दोनों को लेना है, अगर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता है, फेज़ उसी को, एंगल को फेज़ कहते हैं, यहाँ जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, फेज़ कहते हैं, समझ लीजिए, है ना। तो कोई फेज़ डिफरेंस बन रहा है कि नहीं, अगर एसी सर्किट के अंदर किसी रेजिस्टेंस को जोड़ दिए, किसी इंडक्टर को जोड़ दिए, किसी कैपेसिटर को जोड़ दिए, या कोई और भी डिवाइस आपने इंटीग्रेटेड सर्किट ही जोड़ दिया हो, तो कोई फेज़ में डिफरेंस अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में बन रहा है, और बन रहा है तो कितना बन रहा है, और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसमें लैगिंग करंट है, किसमें लीडिंग करंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग किससे जानेंगे, इसके फेज़ रोटेटिंग वेक्टर से या फेज़र डायग्राम से, रोटेटिंग वेक्टर से या फेज़र डायग्राम से। और अगर यदि जो लोग भी यहाँ तक देख रहे हों और सब किए होंगे, अगर इनको कन्फ्यूज़न कोई रह जाएगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कहे कि इसके बगैर आपको समझने में ये यूनिट क्या होगा, काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है जी। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहाँ रहने देते हैं, कहे कि इसके बाद कल हम देखेंगे डिटेल में इसका पूरा। आज तो इंट्रोडक्शन था किसका, यूनिट 7 का, यानी अल्टरनेटिंग करंट का। और बेहतर है कि थोड़ा कम ही देखें, तो क्या कि इतना कंटिन्यूएशन में वीडियो लोग क्लास में तो बैठ जाते हैं, चूँकि बैठना रहता है डिसिप्लिन में, तो वहाँ तो अबे कर लेते हैं। लेकिन जो लोग यूट्यूब के अंदर यदि वीडियो अगर देख रहे होते हैं तो वो उतना डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिस वजह से ही एडवांटेज इतना नहीं मिलता। जबकि जितना ज़्यादा यहाँ पर बात बताने का मौका मिलता है, क्लासरूम में शायद कम मिलता है, क्योंकि वहाँ बच्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, तो उतनी बातें बताने नहीं पड़ती। आपका कैसा मूड है, आपको एक सर्टेन 10:10 में आपको क्लास इंटर करना है, तो 10:10 में इंटर कर गए, उस समय हो सकता है कि आप किसी सर्टेन फेज़ में हो, बेहतर मेंटल स्टेटस में नहीं हो, लेकिन फिर भी आप पढ़ा रहे हैं, तो बेहतर ज़्यादा तो यहाँ ऐसे वीडियो माने लेक्चर होता है, लेकिन उसमें बच्चे लोग का टेंशन इस वीडियो में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर कल का।